आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक रेहान तारिक के साथ। आज जिन स्टोरीज पर देंगे दस्तक उनमें शामिल है बाकमाल लोगों की सर्विस लाजवाब है या पीआईए का कौमी वकार को जवाब है, नाकिस हुकूमती पॉलिसियां कौमी असासों का मुस्तकबिल दांव पर, क्या वजाहतें काबिल कबूल हैं, फॉरेन फंडिंग केस तहरीक इंसाफ के वजूद को कितना खतरा है, पेट्रोल बॉम्ब हुकूमती तौजीहात अवामी गुस्सा बढ़ने की वजह क्यों। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। कौमी एयरलाइन एक बार फिर खबरों में है, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि खबरें कुछ अच्छी नहीं है। अभी कल ही पाकिस्तान के बेहतरीन दोस्त चीन ने पीआईए की परवाजों पर 3 हफ्तों के लिए पाबंदी आयद की, जिसकी वजह पीआईए के जरिए 10 कोरोना मरीजों का चीन पहुंचना था। इसी तरह यूरोपीय यूनियन पहले पीआईए पर अपने दरवाजे बंद कर चुकी है। पायलटों के लाइसेंस के मामले पर पहले ही पाबंदी आयद कर रखी है यूरोपीय यूनियन ने। यह पाबंदी तो फरवरी में हिफाजती इकदाम करने के बाद हटा दी जाएगी, मगर ताहाल एयरलाइन ने सेफ्टी ऑडिट नहीं कराया है। इससे पेशतर जो इकदाम पीआईए को करने हैं वो भी नहीं किए जा रहे, यानी यूरोपीय यूनियन में भी परवाजों के इम्कानात दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन आज एक और अहम डेवलपमेंट हुई है, एक और बुरी खबर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के लिए है, जो ना सिर्फ पीआईए बल्कि पाकिस्तान के लिए भी जग हसाई का बायस बनी हुई है। आज कौमी एयरलाइन का तैयारा बोइंग 777 कुआलालंपुर हवाई अड्डे पर मौजूद था। तमाम मुसाफिर पाकिस्तान रवानगी के लिए इस जहाज में सवार हो चुके थे। इम्कान था कि अगले चंद मिनटों में तैयारा उड़ान भर लेगा, लेकिन ऐन उसी लम्हे मलेशियन हुकाम ने तैयारे को मुसाफिरों समेत अपनी तहवील में ले लिया। पीआईए का तैयारा जब्त होने की वजह कौमी एयरलाइन की जानिब से लीज की रकम की अदायगी ना करना थी। जाहिर यही बताया जा रहा है कि लीज की रकम अदा नहीं की गई थी। इसी हवाले से वियतनामी कंपनी ने मलेशिया और लंदन की अदालतों में पीआईए के खिलाफ केस कर दिया था। मलेशियन अदालत का फैसला तैयारे की उड़ान भरने से कबल सामने आया। बैलेट मिलने के बाद हुक्काम ने तैयारे को कब्जे में लिया। कौमी एयरलाइन का तैयारा रोकने की वजूहात क्या है, हुकूमत क्या इकदाम कर रही है और कौमी एयरलाइन का अगला लाहेअमल क्या होगा, ये तमाम तर मामला जानने के लिए इस वक्त तर्जुमान पीआईए अब्दुल्ला हाफिज खान हमारे साथ मौजूद है। उन्हीं से बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हाफिज खान साहब आपके वक्त के लिए। अब्दुल्ला साहब, क्या वजह है कि नेशनल फ्लैग कैरियर को बार बार शर्मिंदगी का सामना उठाना पड़ रहा है? अभी कल ही की खबर है कि चाइना ने पीआईए की परवाजों पर 3 हफ्ते के लिए पाबंदी आयद की। यूरोपीय यूनियन पहले पीआईए को बैन कर चुकी है, मजीद फरवरी तक इसको बैन में रखा जाएगा। अभी तक हमने उसके लिए भी कोई सेफ्टी ऑडिट नहीं कराया है। अब यह खबर आ रही है कि कुआलालंपुर के अंदर हमारे तैयारे को बोइंग 777 है जिसको कब्जे में ले लिया गया है। पीआईए यानी हमारे नेशनल फ्लैग कैरियर के साथ ये क्या हो रहा है सर? अच्छा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर आस्किंग। एंड मैं आपकी वसात से इस चीज़ की तस्दीक करना चाहता हूँ कि देखें, इट इज़ बीइंग टर्म्ड एज एन एम्बैरसमेंट कि जी ये इसकी पर बड़ी वो हुई है, शर्मिंदगी के सामने, जिस तरह आपने लफ्ज़ यूज़ किया। देखें, एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन 2 कंपनीज, एक पीआईए उसकी एक पार्टी है, दूसरी पार्टी एक और कंपनी है। उसके पर हमारा एक पेमेंट का डिस्प्यूट है। ये नहीं है कि पीआईए ने खुदा ना खास्ता डिफ़ॉल्ट किया हुआ है, पीआईए उसकी पेमेंट अदा नहीं कर रहा। एक पेमेंट का डिस्प्यूट है और उस डिस्प्यूट के ऊपर हमारा एक यूके की अदालत के अंदर केस चल रहा है, जिसके ऊपर हम भी कंटेस्ट कर रहे हैं और वो पार्टी भी आगे उसको डिफेंड कर रही है। इसी तनाजुर के अंदर, और नॉर्मली जब आप किसी ऐसे डिस्प्यूट के अंदर पढ़ते हैं तो मुआहदे की रूह से देखा जाता है कि कोई भी अगर इंटरनेशनल कंपनी के दरमियान में मुआहदा हो तो उसके ऊपर एक बात क्लियर कट लिखी होती है कि इन केस अगर हमारा कोई डिस्प्यूट होगा तो कौन से मुल्क के लॉज जो है वो गवर्न करेंगे। हमारे मुआहदे के अंदर यूके का लिखा हुआ था और हमने यूके के अंदर ही केस हुआ था जिसके ऊपर हम कंटेस्ट करें और उस पर बड़ी हमारी स्ट्रॉन्ग किस्म की लीगल रिप्रेजेंटेशन जारी है। ताहम मैं उसको अनप्रोफेशनल तरीका कह सकता हूं कि एक वो उठ के एक और मुल्क के अंदर जाके पीआईए पे केस अब्दुल्ला साहब, उससे पहले जरा क्लियर कर दीजिएगा हमारे व्यूअर्स के लिए भी कि आर्बिट्रेशन में इस केस को लेकर कौन गया? क्या वियतनाम की तरफ से इस केस को सालसी अदालत में उठाया गया या पाकिस्तान को जाना पड़ा? पीआईए इसको लेकर गया और फिर जाना क्यों पड़ा असल में आर्बिट्रेशन के अंदर? देखिए, बहुत शुक्रिया। एक चीज यहाँ पे एक और क्लियर करने वाली है कि ये एयरक्राफ्ट जो हैं ये वियतनाम की नहीं, ये एक लीजिंग कंपनी है विच इज बेस्ड आउट ऑफ दुबई और ये उनके जहाज हैं। हमसे पहले ये जहाज वियतजेट नामी एक एयरलाइन के पास उड़ते थे। ये एक्चुअली वियतनाम की नहीं है और ना ये कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पाकिस्तान एंड वियतनाम है। एक दुबई की कंपनी है जिसने जहाज पीआईए को लीज पे दिया हुआ है। पीआईए उसकी लीज पेमेंट 2015 से अदा कर रही है। हमारा उनके साथ जुलाई 2015 से एक एग्रीमेंट है और 2021 के अंदर वो एग्रीमेंट ड्राई लीज का खत्म भी होना है हमारा। केस हमारे ऊपर एक पेमेंट है के ऊपर एक डिस्प्यूट है। वो एक क्लेम करते हैं अमाउंट जो कि हमारे ख्याल में वो अमाउंट नहीं बनती। इस पेमेंट की डिस्प्यूट के ऊपर एक हम कोर्ट केस के अंदर गए जो कि उन्होंने किया और अदालत ने हमें बुलाया यूके के अंदर और हमारी लीगल रिप्रेजेंटेशन, और अभी तक अदालत ने उसके ऊपर फैसला नहीं किया। इनफैक्ट उसकी 22 जनवरी को अगली पेशी भी है यूके की कोर्ट के अंदर। लेकिन ये कितनी रकम क्लेम कर रहे हैं अब्दुल्ला साहब? कितनी रकम है जो वाजिबुल अदा है उनके बकौल?
वो ये कहते हैं कि पीआईए ने हमें एडिशनल $9 मिलियन देने थे। ये जब यूके की अदालत में केस किया था अक्टूबर 2020 में, तब की बात है। लेकिन जो मलेशिया की अदालत के अंदर उन्होंने अपनी इंजंक्शन लिए है या उन्होंने जो केस सबमिट कराया है उसमें उन्होंने कहा है कि पीआईए ने उनके $14 मिलियन देने हैं, और वो $14 मिलियन जो हैं उसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने वहां से हुक्म इम्तनाई हासिल किए। नहीं, लेकिन ये $14 मिलियन है या $20 मिलियन है, ये किस मद में वाजिबुल अदा है उस कंपनी में? देखें, जहाज की पेमेंट के अंदर बुनियादी तौर के ऊपर 2-3 कंपोनेंट होते हैं। अगर आपने जहाज लीज पे लिया, उसमें आपकी लीज की पेमेंट होती है, उसमें मेंटेनेंस रिजर्व की पेमेंट होती है, उसके अंदर इंश्योरेंस और इस तरह की दूसरी लीज की पेमेंट और मेंटेनेंस रिजर्व की पेमेंट के अंदर कुछ इशू है। इन द सेंस ये कि हमारे हिसाब से उतने पैसे नहीं बनते, उनके हिसाब से वो पैसे उतने बनते हैं, और इसके ऊपर हमारा एक कॉन्फ्लिक्ट है। नहीं, लेकिन जिस वक्त ये लीजिंग कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो उस वक्त तय नहीं किया गया था कि कितने महीने की, कितने साल की लीज होगी और कितने पैसे दिए जाएंगे उन्हें, एनुअली दिए जाएंगे या फिर क्वार्टरली दिए जाएंगे? इस हवाले से तय नहीं हुआ था मामला? ये मामला जो है एग्रीमेंट के अंदर तय पाए थे, और ये 2015 से ये लीज एग्रीमेंट चल रहा है और हर महीने उनकी पेमेंट होती रही है। कॉन्फ्लिक्ट हमारा आना शुरू हुआ कोविड के दौरान के अंदर, कि जिस दौरान उनका जहाज उड़ा नहीं, और उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि जहाज के उड़ने के साथ होती हैं, वो हमारे ख्याल में वो चार्जेस नहीं बनते। आपको पता होगा कि कोविड के दौरान वर्चुअली 3-4 महीने पीआईए के तमाम तैयारे जो हैं वो जमीन पे खड़े रहे, वो उड़े नहीं, और उनकी पेमेंट तो आपने करनी है, लेकिन और जो एसोसिएटेड कॉस्ट हैं जो कि फ्लाइंग के साथ हैं, उसकी पर हमारा ख्याल ये कि हमारा ख्याल ये था कि चूंकि ये एक्ट ऑफ गॉड है या फोर्स मेजोर की कैटेगरी में आती है, तो लिहाजा इनको एग्रीमेंट के रूल से इनकी पेमेंट नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि पीआईए उस कंपनी को कन्विंस नहीं कर पाई, तो उस कंपनी को आर्बिट्रेशन में जाना पड़ा, क्योंकि जहां पर डेडलॉक होता है, बातचीत नहीं हो पाती है, तो वहां पर कोई फरीक जो है वो अदालती जो है फॉरम इस्तेमाल करता है। तो क्या ऐसा समझा जाए कि पीआईए ने पहले नेगोशिएट करने की कोशिश की, कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन आप कायल नहीं कर पाए? देखें, ये दो इंडिपेंडेंट पार्टियों के दरमियान में हम ये समझते हैं कि ये पेमेंट नहीं होनी चाहिए, और हम ज़्यादा पेमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। इसी सिलसिले के अंदर उन्होंने पहले हमसे किया, वो चूंकि पैसा लेना चाहते हैं तो वो इस बात से कन्विंस नहीं थे, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से अदालती जरिए से वो पैसे अपने हासिल कर लिए जाए। ये पेमेंट जो है जब अब, इसलिए मैं इसके ऊपर ज़्यादा बात इस वजह से नहीं कर रहा क्योंकि चूंकि ये ऑलरेडी केस सब जुडिस है, वहाँ पे ये केस के ऊपर अदालत का फैसला हो रहा है। अगर अदालत उनके हक में फैसला करेगी तो हम उनको पे कर देंगे, अगर अदालत हमारे हक में फैसला करेगी तो वो उनको पे ऑफ करना पड़ेगा। खुदा न खास्ता अगर ये इसी तरह लिंगर ऑन होता रहता है या अदालती कार्रवाई चलती रहती है, तो फिर पीआईए को कितना नुकसान उठाना पड़ता है, मतलब फाइनेंशियली कितना बोझ हो जाएगा पीआईए के ऊपर? देखिए, बोझ है तो सही, बिकॉज आपका एक तैयारा जब आपकी फ्लीट में से निकल जाता है, आपकी ऑपरेशन ड्यूटी में से निकल जाता है, तो बाकी तैयारों के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ता है। आपको कुछ फ्लाइटें अपनी एडजस्ट करानी पड़ती हैं, कुछ कैंसिल करनी पड़ती हैं, कुछ डिले करानी पड़ती हैं, बिकॉज पूरा आपका जो नेटवर्क प्लानिंग जिस हिसाब से हुई होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो वो उसका ऑब्वियसली नुकसान तो है, और वो हम उसके ऊपर इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि हमें ये कंटेस्ट करना पड़ेगा, और हम कंटेस्ट करेंगे और इसको हर सूरत में हम छुड़वाएंगे। और हम ये चीज़ भी उनके साथ रखेंगे, अदालत के साथ ये भी हम सदा करेंगे वहाँ पे कि जी एक्स पार्टी डिसीजन देना शायद सही नहीं था। अगर पीआई का मौक़िफ़ पहले सुन लिया जाता तो शायद इसकी नौबत ना आती। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम स्टेप था। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तर्जुमान पीआईए अब्दुल्ला हफीज खान हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार संभाले 2.5 साल से ज़ायद का अरसा बीत चुका है। इस दौरान हुकूमत की जानिब से बुलंदोबाग दावे किए जा रहे हैं। हुकूमत माली खसारे कम करने का दावा करती है, पीआईए के बेड़े में नए तैयारों की शमूलियत की बातें की जाती हैं, लेकिन हकीकत में कौमी एयरलाइन का खसारा गुज़श्ता 2.5 सालों में मुसलसल बढ़ रहा है। माली साल 2019 में कौमी एयरलाइन को तकरीबन 57 अरब रुपए का खसारा हुआ है, जबकि माली साल 2020-21 की पहली छमाही में, सिर्फ पहली छमाही के अंदर यह खसारा तकरीबन 20 अरब रुपए तक जा पहुंचा है, और खदशा जाहिर किया जा रहा है कि रवा माली साल में यह खसारा बढ़कर तकरीबन 125 अरब रुपए से तजावुज कर जाएगा। अब अगर तैयारों में इजाफे की बात की जाए तो कौमी एयरलाइन का आज सिर्फ 1 तैयारा जब्त हुआ है, लेकिन अगले चंद दिन में मजीद 10 तैयारों का मुस्तकबिल तारीख होता दिखाई दे रहा है। पीआईए ने लीजिंग कंपनी एशिया एविएशन लिमिटेड से लीज पर 10 तैयारे हासिल किए हैं, लेकिन बोइंग 777 की तरह इन तैयारों की लीज भी अदा नहीं की गई है, जिसके बाद कंपनी ने कौमी एयरलाइन के खिलाफ लंदन हाई कोर्ट में $12.2 मिलियन का मुकदमा दायर कर दिया है। हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों के बायस खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ये 10 तैयारे भी दुनिया भर में परवाज के काबिल नहीं रहेंगे। टैक्स पेयर की जेब से ये पैसे अदा किए जा रहे हैं, लीज के पैसे अदा हो रहे हैं, जबकि जुर्माने भी अदा किए जा रहे हैं। ये बोनस है जो कंपनीज को दिया जा रहा है, लेकिन अवाम को ये खमियाजा भी हुकूमत की पॉलिसीज के बायस ही भुगतना पड़ रहा है। हुकूमती बयानात ही अवाम के गले पड़ रहे हैं।
अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के बयानात जो PIA को लेकर दिए गए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन और पाकिस्तान को जग हसाई का सामना करना पड़ा है, वो बयानात क्या है, सबसे पहले उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। हम दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है कि हमारे पायलट्स, जिसमें से 262 आउट ऑफ 860 30% आल, उनके लाइसेंसेस फेक हैं, लाइसेंसेस ठीक नहीं है। टोटल 262 हो जाते हैं। ये सारे सस्पेक्ट्स हैं। हम तो पिछले अदवार के डाले हुए गंद की सफाई कर रहे हैं। 2010 में 8, 2011 में 20, 2017 में 46, 46 और 2018 में 38 इरेगुलरिटीज और सस्पेक्ट इश्यूज थे पायलट्स के साथ। जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है, जिसमें सिविल एविएशन के 5 टॉप के लोग हैं जो सिविल एविएशन लाइसेंसिंग अथॉरिटी के ऊपर है, वो सारे सस्पेंडेड हैं पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन। कौमी एयरलाइन जहां मुल्की वकार मजरू करने का बाइस बन रही है, वहीं PIA के बाइस अवाम को अरबों रुपए का टीका भी लग रहा है। क्या कौमी एयरलाइन का मुस्तकबिल तारीख हो रहा है? लाजवाब सर्विस और बाकमाल लोग अवाम के लिए मसाइल क्यों बन रहे हैं? PIA बहरान का असल जिम्मेदार कौन है और कौमी एयरलाइन की मुश्किलात मुस्तकबिल में कितनी बढ़ सकती हैं? ये 10 तैयारों का मामला क्या है जिनकी लीज की रकम अदा नहीं हुई है और इनकी जो जब्तगी है उसके हवाले से भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। इस मामले पर बात करेंगे। PIA ऑफिसर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल सफदर अंजुम हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया सफदर अंजुम साहब आपके वक्त के लिए। सफदर साहब, जराये के मुताबिक PIA को A320 लीज पर देने वाली कंपनी है एशिया एविएशन कैपिटल लिमिटेड। ये भी PIA के खिलाफ लंदन हाई कोर्ट से रुजू कर चुकी है। इसने PIA के खिलाफ क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया है? इसकी कितनी रकम PIA के जिम्मे वाजिबुल अदा है? उनका मौक़िफ़ यही है कि जब से ये मौजूदा मैनेजमेंट आई हुई है सर, इन्होंने ना उनकी पेमेंट रोक ली है, जो कि बनती है तकरीबन 12.2 मिलियन। तो उन्होंने हाई कोर्ट में जाके अब केस कर दिया। अब ये इसी तरह के जैसे अभी आज हमारा 777 कुआलालंपुर में रुका है, वो उसका भी यही इशू है कि इन्होंने जब से ये मौजूदा मैनेजमेंट आई है इन्होंने पेमेंट्स रोकी हुई हैं इनकी। तो ये समझ रहे हैं कि एशिया एविएशन कैपिटल लिमिटेड कंपनी जो है जिससे A320 PIA ने लीज पर लिए हैं, ये लीज कब से चल रही है और ये जो मुकदमा इस वक्त लंदन हाई कोर्ट के अंदर दायर किया गया है, ये कब से जेर समात है सफदर साहब? ये मुकदमा तो पुराना चल रहा है, लेकिन इसके मुख्तलिफ चलते, लेकिन अब फाइनली ये हुआ है कि उन्होंने कह दिया है कि भाई हमें इतने पैसे इन्होंने नहीं दिए, लीज की किस्तें देनी बंद की हुई हैं, तो जिसकी वजह से इन्होंने केस किया हुआ। तो ये खतरा है इस बात का। देखें, हमें तो ये कोई ऐसी खबरें सुन के कोई खुशी नहीं होती जिससे PIA की रुसवाई हो, पाकिस्तान की रुसवाई हो। हमारे लिए तो नदामत का बात है। नहीं, बिल्कुल नेशनल फ्लैग कैरियर के लिए बाइस शर्मिंदगी है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन क्या वजह है कि PIA ये जो मुतल्लिका कंपनी है जैसे लंदन हाई कोर्ट में मुकदमा दायर किया, इसको लीज अदा नहीं की जा रही? क्योंकि A320 इस कंपनी से तकरीबन 10 A320 हैं जो PIA ने लिए हुए हैं हमारी खबर के मुताबिक। तो क्या वजह है कि PIA इनको लीज अदा नहीं कर रही है? अब ये तो बता सकते हैं, ये जो PIA के लोग हैं, जो PIA की मैनेजमेंट बता सकते हैं क्यों नहीं कर रहे। एक तरफ तो ये रोला डाल रहे हैं, हर तरफ इन्होंने शोर मचाया हुआ मौजूदा मैनेजमेंट ने कि हमने PIA को तरक्की की राह पे डाल दिया, मुनाफे में डाल दिया। और दूसरी तरफ ये जो है ना इस तरह के इशू सामने आ रहे हैं कि पेमेंट्स नहीं कर रहे, जिसकी वजह से मुल्क और कौम को। सफदर साहब, इससे तासुर तो ये मिलता है कि PIA क्योंकि इस वक्त खसारे में है, क्योंकि अगर गुज़श्ता माली साल का खसारा देखा जाए तो वो भी बहुत ज्यादा है। इस रवा बरस की अगर पहली छमाही का खसारा देखा जाए वो भी तकरीबन 20 अरब रुपए है। गुज़श्ता माली साल में भी तकरीबन 54 अरब रुपए का खसारा रहा है। तो क्या इसकी बुनियादी वजह यह है कि PIA की किटी में क्योंकि पैसे नहीं है, इसलिए ये मुतल्लिका कंपनी जो लीजिंग कंपनीज हैं उनको पैसे अदा नहीं कर रहे हैं? नहीं, ये मिस मैनेजमेंट है जी। इससे पहले भी देखे ना, इससे पहले 2018 में 64 अरब का लॉस हुआ था हमें, लेकिन उस वक्त तो पेमेंट हो रही थी। कंपनियों को जो तरजीहात तय की जाती है ना सर, के तरजीहात क्या है कि हमने किसको किस तरह पैसे देने हैं, तो इससे पहले इससे ज्यादा हुआ। लेकिन फिर अब 2019 में इन्होंने 57 अरब का लॉस कर दिया है। अब आने वाले ये जो 2020 है इसमें रिकॉर्ड लॉस होगा PIA को, ये मौजूदा मैनेजमेंट की नाकस पॉलिसियों की वजह से। ये और एक बहुत बड़ा 100 अरब से भी मुझे लगता है कि ज्यादा लॉस करने ये जा रहे हैं, और 2 सालों में पौने 200 अरब का लॉस ये मौजूदा मैनेजमेंट PIA का करने जा रही है। जी, दिस इज समथिंग वेरी अलार्मिंग, बदकिस्मती की बात है। उम्मीद करते हैं जी असल बात ये है कि इनमें अहलियत नहीं है मौजूदा मैनेजमेंट। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। PIA ऑफिसर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल सफदर अंजुम हमारे साथ मौजूद थे। हुकूमत ने PIA के मामले में ताखीर से फैसले किए, तैयारे लीज पर हासिल किए, लीज की रकम अदा नहीं की गई, केस अदालतों में पहुंचे, वकला की भारी फीसें अदा की, लेकिन अब लीज की रकम के अलावा जुर्माने भी भरना होंगे। ये मामला
सिर्फ पीआईए तक महदूद नहीं है, बल्कि गुज़श्ता 2.5 साल के दौरान कौम को ताखीर के फैसलों से कितना टीका लगाया गया है, इस मामले पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। ताखीर से किए गए हुकूमती फैसलों के नुकसानात हमेशा अवाम ने भुगते हैं। इक़्तिदार संभालने के बाद तहरीक इंसाफ हुकूमत IMF के पास ताखीर से पहुंची, जिसके नतीजे में पाकिस्तान को आलमी इदारे की तमाम शराइत आंखें बंद करके तस्लीम करना पड़ी। हुकूमत को बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतें बढ़ाना पड़ी, टैक्सेस के बोझ में इजाफा हुआ और यूं मुल्क बेरोजगारी, महंगाई और गुर्बत की दलदल में धंसता चला गया। हुकूमत ने एक और फैसला करने में ताखीर की, और वो फैसला था मुल्क में गंदम के ज़खायर के हवाले से। हुकूमत ने सस्ती गंदम बरामद करने और मुर्गियों की फीड के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी, जिसके फौरी बाद मुल्क में गंदम का ऐसा बहरान पैदा हुआ जो आज तक काबू में नहीं आ सका है। लेकिन इब्तदाई कई हफ्तों तक हुकूमत बहरान की वजूहात में तयन करने में नाकाम रही है। गंदम दरामद करने का मशवरा दिया गया, लेकिन गंदम दरामद करने में भी हुकूमत ने लैतो लाल से काम लिया, देर हुई, और जब हुकूमत ने फैसला किया तो आलमी मार्केट में गंदम की कीमत बढ़ चुकी थी। यूं अपनी सस्ती गंदम बरामद करके महंगी गंदम दरामद की गई। अब अगला मरहला चीनी बहरान का है। गुज़श्ता 2.5 सालों से हुकूमत चीनी बहरान को काबू में नहीं कर पाई है। 55 रुपए किलो वाली चीनी की कीमत 100 रुपए से तजावुज कर चुकी है। कीमतों को कंट्रोल करने के लिए भी चीनी दरामद करने का फैसला किया गया, मगर यह फैसला भी ताखीर से 2-4 हुआ और जिसका खुमियाजा आम आदमी ने भुगता है। LNG मामले की बात की जाए, हुकूमत ने दावा किया कि हमारे पास सर्दियों के लिए वाफर मिकदार में गैस और LNG मौजूद है। साथ ही खदशात का इजहार किया जा रहा था कि सर्दियों में बहरान का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इसके बावजूद फैसला करने में ताखीर हुई। ऐन उस वक्त जब आलमी मंडी में LNG की कीमतें सस्ती थी तो हुकूमत ने गैस दरामद नहीं की, जबकि ताखीर से गैस खरीदने के बायस कौम को 100 अरब रुपए से जायद का टीका लगा दिया गया। अब ताखीर से फैसलों के नुकसानात का मामला यहां खत्म नहीं होता है, बल्कि रेकोटेक केस में भी ताखीर करना अवाम को भारी पड़ा। गलत पॉलिसियों, नाकिस मनसूबाइज पाकिस्तान पर IMF के कुल कर्ज जितना यानी 6 अरब डॉलर का जुर्माना हुआ, यानी कर्ज में हासिल की गई रकम जुर्मानों में खर्च हो जाएगी। एक और मामला जो इन दिनों खासा गर्म है, यानी ब्रॉडशीट का मामला। इस मामले की बात की जाए तो एक बार फिर ताखीर से किए गए फैसले अवाम के लिए वबाले जान बने हुए हैं। नैब ने ब्रॉडशीट के साथ बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के असासों की तहकीकात का मुआहिदा किया, फिर खुद ही यकतरफा तौर पर मुआहिदा खत्म कर दिया। कंपनी अदालत में जा पहुंची। पाकिस्तान ने अपने दिफा के लिए भारी फीसों पर माहिर वकला हायर किए। नतीजे के तौर पर पाकिस्तान केस हार गया और कौम को एक बार फिर 450 करोड़ रुपए का टीका लगा दिया गया, यानी 4.5 अरब रुपए का टीका जो आवाम की जेबों से गया है, टैक्स पेयर की मनी है। इस वक्त समंदर पार पाकिस्तानी जो पैसे भेज रहे हैं, आलमी इदारों से जो कर्ज दिए जा रहे हैं, वो सब नाकिस पॉलिसियों और ताखीर से किए गए फैसलों की नजर होकर मुल्क से बाहर चले जाते हैं। अब यह सवाल पैदा होता है कि नाकिस पॉलिसियों के बायस किए गए फैसले करप्शन नहीं है? हुकूमत मुल्क रकूम भेजकर किसे फायदा पहुंचा रही है? हुकूमत अवामी पैसे की हिफाजत करने में नाकाम क्यों है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब लेने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी रहनुमा अंदलीब अब्बास साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अंदलीब साहिबा आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि हुकूमत ताखीर से फैसले करती है, नुकसान अवाम को भुगतना पड़ता है। LNG के केस में देख लें, गंदम दरामद के केस में देख लें, और फिर अब लीज अदा नहीं की, PIA का तैयारा जब्त कर लिया गया है, तो जग हसाई हो रही है अंदलीब साहिबा। शुक्रिया जी। सबसे पहली बात तो ये है कि ये बिल्कुल इस बात का सबूत है कि जब आपने 40 साल उसको खोखला कर दिया हो, बैंकरप्ट कर दिया हो, दिवालिया कर दिया हो, तो फिर वो बेचारा इसी तरह चलेगा जब तक कि उसको टाइम ना मिले कि वो अपने पांव पे खड़ा हो सके। जैसे आपने बात की PIA की, PIA का आपको भी पता है कितने प्रोग्राम सारे आप कर चुके हैं। 500 बिलियन की उस पे लाइबिलिटीज हैं, उस पे ऐसी लीजेस ली गई हैं जो, और जिन कीमतों पे ली गई है करप्शन से भरपूर, ये सारी चीजें बाहर आएंगी। नहीं, मुझे फिक्र तो इसलिए है कि आवाम के टैक्स पेयर से पैसे टैक्स पेयर की मनी है ना, मुझे इसलिए फिक्र हो रही है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि एट दिस पॉइंट इन टाइम जो कुछ हो रहा है उसको रोका जा सकता है। सही कह रहे हैं आप कि टैक्स पेयर के पैसों पे अगर 40 साल उनको दिवालिया कर दिया गया है, तो ऑब्वियसली टैक्स पेयर के पैसों को जो जाया किया गया वो अब दरख्तों से तो नहीं उगेंगे ना। इसका
खमियाजा आज ये भुगत रहे हैं। अच्छा, आज राणा सनाउल्लाह साहब ने एक स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा कि तैयारी की असल में लीज का मामला था, रकम नहीं हुई, तैयारा जब्त कर लिया गया। इमरान खान साहब की जो है ना वो लीज का वक्त भी खत्म हो रहा है, इसलिए हुकूमत भी अब चली जाएगी। ये स्टेटमेंट खैर उन्होंने दी। एक ड्रम मीटिंग हो रही है इस वक्त, एहतसाब का जो है बयानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेकर चल रही है, दूसरी तरफ फॉरेन फंडिंग की आवाज भी आ रही है, और एक ब्रॉडशीट वाला जो मामला है वो गुज़श्ता कई दिनों से चल रहा है। कावे मुसावी साहब हमारे प्रोग्राम में भी थे, कुछ स्टेटमेंट्स उन्होंने यहाँ भी दी। उन्होंने कहा कि जो मुशीर एहतसाब हैं शहजाद अकबर साहब, उनका कॉन्डक्ट अच्छा नहीं है और हुकूमत जो है वो सीरियस दिखाई नहीं देती और कुछ कट्स डिमांड किए गए हैं। ये क्या मामला है अंदलीब साहबा? मुशर्रफ साहब ने जो खुद वो मानते हैं कि सबसे बड़ी गलती थी, इनको एनआरओ दे दिया, और जब एनआरओ दिया वो सारे केसेस बंद हो गए। जब सारे केसेस बंद हो गए तो 2009 में उन्होंने जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, उन्होंने कहा जी कि ये केस है। अब पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो थी वो शेयर करी थी हुकूमत, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने जनाब इस केस को फॉलो ही नहीं किया। बीच में एक आप सोचें, एक फेक कंपनी आई ब्रॉडशीट के नाम से, कोई और बंदा आ गया, उसको उन्होंने पैसे पे कर दिया, पता नहीं वो उनकी अपनी फेक कंपनी थी क्या थी, उस बंदे ने खुदकुशी कर ली, पैसे एक दफा पे कर दिए। उसके बाद 2016 में दोबारा ये कंपनी आई और इस कंपनी को इन्होंने ऑब्वियसली पे नहीं किया। अब जब ये एक इंटरनेशनल कोर्ट में आप जाते हैं और आपके खिलाफ ये पूरा आ जाता है, तो अब पाकिस्तान ने वो अपनी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस तो देनी है। आप देखिए कर के केस 6.4 बिलियन। अंदलीब साहिबा, ब्रॉडशीट नामी कंपनी जो पूरी दुनिया में हमें रुसवा कर रही है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत की नजर में इतनी मोतबर क्यों है? अब आप सुन लें, क्योंकि आप बीच में इंटरप्ट करेंगे और आपको अच्छा नहीं लगेगा। ये आपको ये सवाल पिछले 15 साल नून लीग से करने चाहिए थे, क्योंकि ये तो उन्होंने ये तो मुशर्रफ पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन का मामला है कि जी क्यों नहीं पकड़े, जी इस कंपनी को क्यों नहीं उन्होंने पहले भेजा। हम तो क्योंकि एक कोर्ट केस आ गया है, पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर आया है, तो वो जो इनका गंद है सारा, जिसकी वजह से हम ग्रे लिस्ट में भी हैं, वो हम साफ कर रहे हैं, बजाय इसके कि आप कहें कि जी इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का और अब खमियाजा हम भुगत रहे हैं। आप सवाल करें जी, आप उसको क्या इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? भाई हमें तो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है एक, पाकिस्तान अगर डिफॉल्ट कर जाएगा तो उसके बाद आपको पता है फैटअप में क्या होगा, बाकी जगह क्या होगा। ये तो इनका गंद है जो साफ कर रहे हैं। आप बिल्कुल कीजिए अंदलीब साहिबा, बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतसाब का बयानिया है, लेकिन मैं तो उस डुबियस कंपनी की बात कर रहा हूं जिसके स्टेटमेंट्स ठीक नहीं है। देखिए कावे मुसावी साहब जो डुबियस स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, खुद डुबियस साबित हो रहे हैं, उसको अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत इतना मोतबर ठहराएगी तो फिर मेरा ख्याल है कि ये सवाल पूछना तो जायज है। नहीं, मैं आपसे पूछती हूँ कि इंटरव्यू तो आप कर रहे हैं उसके, आप उठा क्या चाहते हैं कि उठा के उसको हम जेल में डाल दें और उसको फांसी दे दें? क्या चाहते हैं आप? आपकी समझ चल आप ये बताइए कि आप क्या चाहते हैं? क्या आप उस कंपनी को फिर से कॉन्ट्रैक्ट देना चाहते हैं? अगर वो इतनी मोतबर है, वो कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते हैं, आप उसको कॉन्ट्रैक्ट देना चाहते हैं? क्या कॉन्ट्रैक्ट देना चाहते हैं? कौन सा? कि वो मियां साहब के जितने एहसासे बाहर पड़े हुए हैं उनको ले आए, वो एसेट रिकवरी यूनिट बहुत स्ट्रांग है और इसके लिए शहजाद अकबर साहब भी मिलते हैं, जफरनामी शख्स इधर इमरान खान साहब से मुलाकात करता है। ये तो आप कह रहे हैं, हमारा तो बाय लॉयर स्टेटमेंट देख लें जो आया। नहीं, मैं तो आपसे जानना चाह रहा हूं, मानेंगे अंदलीब साहब, मैं तो आपसे जानना चाह रहा हूं कि अगर ये ब्रॉडशीट नामी कंपनी इतनी क्रेडिबल है, मोतबर है, तो क्या आप रिन्यूअल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सोच रहे हैं कि इसको कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया जाए और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का या पीपल्स पार्टी का या किसी का भी अशराफिया का जो पैसा पड़ा हुआ है, मुल्क से लूटी हुई रकम बाहर गई है, उसको वापस लाया जाए? क्या आप ऐसा कोई मामला जेर गौर है? देखिए, ये तो हमारा जो है, ये हमारे हुकूमत में आप जितना मर्जी उनको डिफेंड करें, जो मर्जी करें, इनको नहीं हमने छोड़ना, चाहे मूसवी के जरिए चाहे किसी और के जरिए, हमें नहीं पता। हमने तो पूरा इन्वेस्टिगेशंस करा के इनका एक एक बंदा, चाहे ये टिम्बकटू चले जाएं, लंदन चले जाएं, सरूर पैलेस चले जाएं, सरे पैलेस चले जाएं, ये नहीं छूटेंगे, बिल्कुल नहीं छूटेंगे, और बिल्कुल इनको एहतसाब के दायरे में ला के हम दब लेंगे। हम बिल्कुल आपके साथ हैं। जिसने करप्शन की है, जिसने मुल्क से पैसा लूटा है, उसको जरूर एहतसाब के दायरे में लाइए, उसके गिर्द शिकंजा जरूर सख्त कीजिए, लेकिन फायदा तो फिर मुसावी को हो रहा है ना, क्योंकि हमारी टैक्स पेयर की जेब से 4.5 अरब रुपया ब्रॉडशीट और मुसावी को तो हम दे चुके हैं ना, फायदा किसका हो रहा है? मैं तो ये बात कर रहा हूँ। पूछे कि क्यों दिया, पूछे पीपल्स पार्टी वाले को। लेकिन 4.5 अरब रुपया तो आपकी हुकूमत ने दिया है अंदलीब अब्बास साहिबा। तो मैं यही कह रही हूँ कि आप क्या चाहते हैं कि हम डिफॉल्ट कर जाएं, फिर क्या होगा?
मैं तो ये जानना चाहता हूं कि अवाम टैक्स पेयर की जेब से ये पैसा क्यों जा रहा है। हमने तो पैसा लेकर आना था, अपनी लूटी हुई रकम हम वापस चाहते हैं। हम ये नहीं चाहता कि हमारी जेबों से पैसा बाहर भेजा जाए। आप कह सही रही हैं। आपको चाहिए कि आप कहें कि जी ये जो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ने ये पिछले 20 साल में ये केसेस का बेड़ा गर्क किया है और ये टैक्स पेयर के पैसे निकाले हैं, ये जो हुकूमतें हैं इनको आपने बख्शना नहीं, ये आपको कहना चाहिए, क्योंकि ये तो सारा इनके मैं बिल्कुल यही कह रहा हूं। इस पर मैं आपके साथ हूं। अगर इन लोगों ने ऐसा किया है तो उनको बिल्कुल कटहरे में खड़ा होना चाहिए और वो रकम बरामद होनी चाहिए। मैं बिल्कुल आपके साथ हूं, रकम बिल्कुल बरामद होनी चाहिए, लेकिन वो होती हुई दिखाई तो दे। आप फिक्र ही ना करें, रकम भी बरामद होगी और इनको सजा भी मिलेगी। ये अब बाहर नहीं बैठेंगे। अच्छा दिलीप अब्बास साहब, जहां पे जाएंगे वहां इनको हम फॉलो करेंगे, चाहे हमें 2 साल लगे, 4 साल लगे, 6 साल लगे। लेकिन इस वक्त ऑपोजिशन तो जो है एहतजाज कर रही है, वो कह रही है कि हुकूमत तो जा रही है। देखिए फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से बहुत बाज़गश सुनाई दे रही है। 19 जनवरी को पीडीएम इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर एहतजाज करने जा रही है और वो कह रहे हैं कि अगर फॉरेन फंडिंग केस का नतीजा आ गया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत की मिडल स्टंप उड़ जाएगी। अच्छा, मजे की बात क्या है कि 18 तारीख को इनको भी बुलाया हुआ है। ये फॉरेन फंडिंग केस जो है सिर्फ पीटीआई पे नहीं है, ये 2 साल से पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी पे भी चल रहा है। और मजे की बात यह है कि पीटीआई ने तो आप सब बताते रहे कि 40,000 हमारे जो डोनर्स हैं उनका हमने डेटा दिया हुआ है। इन्होंने एक डोनर का डेटा नहीं दिया, एक अकाउंट जो है इनका ऑडिटेड नहीं है। इमरान खान साहब ने अपनी मेडन स्पीच में कहा था कि एहतसाब मुझसे शुरू होगा, फिर मेरे वजीरों, फिर मुशीरों और फिर नीचे जाएगा। आपको तो चाहिए था कि पहले हमारा केस है, हमारा फैसला करें, उसके बाद फिर सबको कटहरे में लेकर आएंगे। ये आप सोचें कि हम जाके इलेक्शन कमीशन को और जजेस को कहते हैं कि जो आपने किया हुआ है ये आपके फैसले गलत है, मैं आ गया हूं, मैं कामिर हूं, मेरे मुताबिक ये केस पहले रखो। नहीं, लेकिन अदालत पे तो आप गए ना, सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आप गए, आपने कहा कि ये इलेक्शन कमीशन फाइंडिंग नहीं कर सकता, फिर आप सुप्रीम कोर्ट में भी चले गए। यानी इलेक्शन कमीशन से अगर हम पूछते हैं तो वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इस पर स्टेज ना लेती तो इलेक्शन कमीशन इस पर फैसला करने जोगा होता। हाँ, तो हम इलीगल काम क्यों करने दें अगर उनके दायरे में ही नहीं है? तो हम ये कहें कि जी चूंकि चैनल 24 ने कहा है तो हम आ गए। नहीं दिलीप साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इसके ऊपर ऑर्डर मौजूद है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन इसकी छान पटक कर सकता है, इसीलिए स्क्रूटनी कमेटी के इजलास हो रहे हैं और उसी स्क्रूटनी कमेटी में आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग का केस लेकर गए हैं। तो इसमें आपको क्या एतराज है अगर हम केस ले गए? तो नहीं लेके जाना चाहिए? बिल्कुल लेकर जाना चाहिए। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि 6 साल से आपका केस पेंडिंग है, उसका फैसला जरूर होना चाहिए और उसमें आपको लैतो लाल से काम नहीं लेना चाहिए था। 4 साल से तो इनकी हुकूमत थी, इन्होंने क्यों नहीं कुछ किया? ये हुकूमत में थे। लेकिन 2.5 साल से आपके पास है ना, एहतसाब का बयानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, आप अपने से शुरू करें और प्रेसिडेंट सेट करें। इसीलिए तो फैसला हो रहा है, क्योंकि हम आए तो हमने उसको कहा है कि जी इनके भी रखे, हमारे भी रखे। अच्छा दिलीप साहब, आपको क्या लग रहा है ये फॉरेन फंडिंग केस का फैसला कब तक आ रहा है? आप कह रही हैं कि फैसला भी हो रहा है, कब तक आ रहा है फैसला? मैं तो नहीं प्रिडिक्ट कर सकती क्योंकि मैं इलेक्शन कमीशन में नहीं बैठी हुई। हमारी तरफ से तो जल्दी आए और स्पेशली सारी पार्टियों का एक एक पैसा सामने आए कि क्या है और सारे अवाम को पता चले कि ये 40 साल से कर क्या रहे थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया दिलीप साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा दिलीप अब्बास हमारे साथ मौजूद थी। यहाँ एक ब्रेक लेंगे जिसके बाद बात करेंगे कि फॉरेन फंडिंग केस से हुकूमत को कितना खतरा है। इस मामले को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ऑपोजिशन और हुकूमत दोनों के लिए इस वक्त फॉरेन फंडिंग केस इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गया है। तहरीक इंसाफ ने 6 सालों में पहली बार अपनी फॉरेन फंडिंग को तस्लीम किया है, ताहम इसका मलबा अपने एजेंट्स पर डालने की कोशिश की जा रही है। ऑपोजिशन जमातें स्क्रूटनी कमेटी में पीटीआई के इस एतराफ को अपनी कामयाबी करार दे रही है, जबकि 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज को भी अहम करार दिया जा रहा है। 6.5 साल में वहाँ पर इंसाफ नहीं मिल, फैसला बड़ा वाजे है। 6.5 साल में वहाँ पर इंसाफ नहीं मिल सका। पैसे बाहर से आए हैं, रिकॉर्ड मौजूद है, इमरान खान के अकाउंट में गए हैं, पीटीआई के अकाउंट में गए हैं। एक तरफा दोहरा जो इंसाफ का निजाम है कभी कामयाब नहीं। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने पीपल्स पार्टी और नून लीग की फॉरेन फंडिंग की तहकीकात रोजाना की बुनियाद पर करने का मुतालबा कर दिया है। फरूख हबीब ने कहा है कि मरियम और बिलावल की मिसाल चोर मचाए शोर वाली
रही है। दोनों जमातों के खिलाफ गैर मामूली शवाहिद मौजूद है। MLN और पीपल्स पार्टी खुद फॉरेन फंडिंग के गड़े के अंदर जो है वो गिरी हुई है। वो चैलेंज करता हूं कि मरियम और बिलावल 19 फरवरी को जो आपका दिल करता है आपने करना है आप करें। 18 जनवरी को इसी इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी ने पीपल्स पार्टी और नून लीग को उनके फॉरेन फंडिंग के अंदर बुलाया हुआ है। उम्मीद करता हूं कि मेरे आज के इस लेटर के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डे टू डे प्रोसीडिंग्स का स्क्रूटनी कमेटी को हुक्म देगा। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि क्या तहरीके इंसाफ पीपल्स पार्टी और नून लीग के खिलाफ केस अपने केस से तवज्जो हटाने के लिए कर रही है। दोनों जमातों का केस पीटीआई के मामले से मुख्तलिफ कैसे है और फॉरेन फंडिंग केस किसके लिए ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, इस मामले पर बात करेंगे। इस वक्त साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कुंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कुंवर दिलशाद साहब आपके वक्त के लिए। कुंवर साहब, गुज़श्ता 6 साल से इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग केस ज़ेरे इल्तवा है। अब एक बार फिर से फॉरेन फंडिंग केस की बाज़गश सुनाई दे रही है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी एक दरखास्त दायर की है कि रोजाना की बुनियाद पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो केस है इसको रोजाना की बुनियाद पर सुना जाए। तो बताइएगा, इलेक्शन कमीशन में ये 6 साल से मामला चल रहा है, क्या वजह है? क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी दबाव में है? तो ये केस चलता रहा तकरीबन 2015 से लेकर ये मुख्तलिफ अदालतों में सुप्रीम कोर्ट तक केस चलता रहा, लेकिन इस वक्त 3.5 साल तो स्टे होता रहा। बाद में हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला दे दिया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये सुनने का मजाज है। उसके बरक्स इन्होंने मुख्तलिफ तरीके से ये कहा कि जी हमें इनके जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इन्होंने दरखास्त दायर कर दी कि जी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को हदायत जारी की जाए कि वो इसके बारे में जो है अपना फैसला वो इसके बारे में करने का मिजाज नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अभी तक वो चल रहा है केस, वो स्टे नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, लेकिन बहरहाल केस उन्होंने दाखिल किया। लेकिन कुंवर दिलशाद साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तो वाज़ेह हिदायत है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान छान पटक कर सकता है, जिस पर स्क्रूटनी कमेटी बनाई गई। स्क्रूटनी कमेटी में भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ गई है। 23 बैंक अकाउंट्स हैं जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को भी पता है और उन्होंने शेयर कर दिए हैं इलेक्शन कमीशन के साथ। ये केस क्या आप क्या देख रहे हैं इसमें? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कितना डेंजरस हो सकता है ये केस? कुंवर दिलशाद साहब, अब एक प्रेशर तो अपोजिशन जमातों की तरफ से भी बन रहा है और आपको पता है कि 19 जनवरी को जो पीडीएम है वो इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर एहतजाज करने जा रही है। तो आपको लगता है जो दूसरी तरफ से अब दबाव बढ़ेगा इलेक्शन कमीशन के ऊपर, इसके बाद कोई इम्कानात हो रहे हैं कि ये फैसला आ जाएगा, वो किसी की भी फेवर में आए या किसी के भी अगेंस्ट आए? क्या इलेक्शन कमीशन को अब ये फैसला करना पड़ेगा और जल्द होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? मेरा अपना ख्याल ये है कि ये तकरीबन मार्च से पहले जो है मार्च फरवरी के किसी में एंड तक ये फैसला मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन इसके साथ ये भी है ना, बड़ा अहम केस है, ये बहुत अहम केस इसलिए है कि अब खुद तहरीक इंसाफ ने एतराफ कर लिया है कि जो हमारे जो प्रिंसिपल एजेंट हमने बनाए थे तो उन्होंने जो फंडिंग ली है तो हमें नहीं मालूम कि उन्होंने गैर ममनुआ है या ममनुआ है, हमें उसका इल्म नहीं है। तो ये उन्होंने एक बिलवास्ता तरीके से एतराफ कर लिया है कि जी बाकायदा ये ममनुआ फंडिंग हमारे फंडिंग में आए हैं, हमारे अकाउंट में आए हैं। लेकिन जो हमारा जो इलेक्शन एक्ट 2004 जो है 2017 जो है उसका जो सेक्शन 204 उसमें वाज़ह तौर पर लिखा हुआ है कि भी कोई भी गैर मुल्की शहरी जो पाकिस्तान का शहरी ना हो वो कोई फंडिंग देने का मजाज नहीं है। वो कंपनी हो, मल्टीनेशनल कंपनी हो, कारपोरेट कंपनी हो, इवन थिंक टैंक को भी कहा गया है कि वो भी किसी पाकिस्तान के सियासी जमात को फंड देने की मजाज नहीं है। लेकिन उसके ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जवाब पेश कर रही है, कुंवर दिलशाद साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आप शेयर कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सेक्शन 204 के मुताबिक जो है वो कोई भी गैर मुल्की शख्स या गैर मुल्की इदारा फंड नहीं कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो जवाब पेश कर रही है कि असल में वो तो एजेंट्स के थ्रू हुआ, इसके लिए एजेंट्स को प्रॉब करना चाहिए, उन्हें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, ये हमारे पार्ट पे कोताही नहीं है। और वो अगर रजिस्टर्ड नहीं थे तो हमारी तरफ से इंस्ट्रक्शंस वाज़ेह थी कि आप अपने आप को रजिस्टर कर लें। अगर उन्होंने नहीं किया तो उनके पार्ट पे गलती है, हमारे एंड पे गलती नहीं है। ये जवाब काबिल कबूल है? नहीं, काबिल कबूल इसलिए नहीं है कि जो हमारा सेक्शन 204 है उसमें ये लिखा, 210 में लिखा हुआ है कि पार्टी का सरबरा चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिपोर्ट पर जो दस्तखत कर देता है तो वही जिम्मेदार है। अब इन्होंने एज ए चेयरमैन उस पर दस्तखत करके वो इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए तो अब उसका फॉरेन एजेंट या प्रिंसिपल एजेंट या उसका कोई ताल्लुक नहीं है इन कवानीन की रूह से। इमरान खान साहब के लिए फिर बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। यानी ये पार्टी के लिए कितना खतरा है और पार्टी सरबराह जिनके दस्तखत से ये डॉक्यूमेंट आगे गया है उनके लिए कितना खतरनाक है सर? उससे पहले जो सेक्शन 204 है, 210 तो बाद में आता है ना, जो सेक्शन 204 है उसके तहत ये लिखा गया अगर ये साबित हो जाए कि ये फंडिंग ममनुआ फंडिंग है, यानी ममनुआ जो इसकी फंडिंग आई है, तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वही 204 के तहत आगे सेक्शन 204 के सब जेरी 3 और 4 के तहत
वो उस फंड को जब्त कर सकता है। यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो वफाकी सरकार उस फंड जब्त कर देगा, ममनुआ जो फंडिंग आई है, तो पार्टी की साख पर तो असर पड़ गया नहीं। देखिए फंड जब्त हो गए, पार्टी के ऊपर सवालिया निशान हुआ, साख मुतासिर हुई, साख अब भी मुतासिर हो रही है, लेकिन क्या यह समझा जाए कि इससे पार्टी तहलील हो जाएगी या पार्टी के सरबराह पर या उसके करता धरता लोग जो बानी लोग हैं उसके अंदर शामिल है, जो बोर्ड है उसके ऊपर कोई पाबंदी लग जाएगी कि दोबारा वो सियासी सरगर्मी नहीं कर सकता है? नहीं, उस पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास कोई इख्तियारात नहीं है किसी पार्टी को गैर कानूनी करार देना या कालादम करार देना, उसके पास कोई इख्तियारात नहीं। उसके तो गैर एक बहुत बड़ा पिंडारा दौस खोल जाएगा ना। पार्टी अपनी सेफ साइड के लिए अदालतों में जाएगी, 199 के तहत तो कोई भी शहरी जो है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के फैसले के आने के बाद वो जा सकता है। अच्छा, मुझे लास्ट बट नॉट लीस्ट ये बता दें कि ये खतरनाक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ही है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का केस भी क्योंकि चल रहा है, वो डिस्क्रिपेंसीज इन जमातों के यहाँ भी हैं? तीनों जमातें जो हैं वो पैरे में खड़ी हैं। तीनों जमातों को जो फंडिंग आई है, जो उन्होंने जो फरख हबीब ने जो कौमी असम्बली के मेंबर हैं उन्होंने जो दरख्वास्त जमा करवाई है इलेक्शन में पाकिस्तान में, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो भी उन्होंने तमाम इनको पार्टी जो है पीपल पार्टी होगी, तहरीक तब्दील होगी, इनके फंडिंग का भी जायजा लिया जा रहा है ना। और तो वो जो हमारी स्कूटनी कमेटी है, लेकिन इनकी डिमांड ये है तहरीक इंसाफ को इकट्ठी कर दें, और वो इकट्ठी करना का तो इलेक्शन कमीशन मुमकिन है कि वो ना करे, वो जो पहली दरख्वास्त आई है पहले वो फैसला करेंगे, इनका का फैसला बाद में करेंगे। लेकिन बहरहाल एक बहुत बड़ी तीनों जमातें जो हैं ये भी जो है उस कटहरे में खड़ी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कुंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे जिसके बाद बात करेंगे कि अवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया गया है, मगर इस पेट्रोल बम की वजूहात क्या हैं, क्यों अवाम पर फिर से पेट्रोल बम की सूरत में मजीद मुश्किलात डाली जा रही हैं। इस तमाम तर मामले को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। हुकूमत की जानिब से अवाम को नए साल के तोहफे देने का सिलसिला जारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 15 रोज में दूसरी मरतबा तेल की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी है। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में गुज़श्ता 30 रोज में 10 रुपये 15 पैसे इजाफा कर दिया गया है। हुकूमत की जानिब से पहला इजाफा 15 दिसंबर को किया गया, जब वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 3 रुपये फी लीटर इजाफे की मंजूरी दी। इसी तरह पेट्रोल 1 जनवरी को 3 रुपये 95 पैसे फी लीटर महंगा किया गया और आज वज़ीर आज़म ने पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 20 पैसे, डीजल की कीमत में 2 रुपये 95 पैसे, जबकि मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये इजाफे की मंजूरी दे दी है। अवाम पर मुसलसल पेट्रोल बम गिराए जा रहे हैं, जबकि हुकूमती तर्जुमान अवाम पर डाले गए बोझ की भी वजाहतें दे रहे हैं। आज वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि ओगरा और फाइनेंस डिवीजन ने तो मसनूआत में 13 रुपये फी लीटर इजाफे की सिफारिश की थी, लेकिन वज़ीर आज़म ने कमाल फयाजी का मुजाहरा करते हुए सिर्फ 3 रुपये 20 पैसे की मंजूरी दी है। शहबाज गिल की यह वजाहत यकीनन अवाम के लिए सबसे ज्यादा तकलीफ दे। वो इस वजाहत के दौरान 30 रोज और 2.5 सालों के दौरान गिराए जाने वाले पेट्रोल बम को शायद नजरअंदाज कर रहे हैं। वो शायद वज़ीर आज़म इमरान खान के दावों को भी भूल गए। कम 5 रुपए लीटर और 20 रुपए लीटर डीजल की कीमत कम करें। डीजल के ऊपर 80% टैक्स लगा दें, यहाँ वो लोगों के ऊपर बोझ डाल के पैसा इकट्ठा करें। इनके दौर में 98% डीजल पर टैक्स है। डीजल वो चीज है जो कि एक आम इंसान इस्तेमाल करता है, जिसकी कीमत 38 रुपए होनी चाहिए। वज़ीर आज़म के दावे अपनी जगह, लेकिन सवाल तो ये है कि पाकिस्तानी अवाम 2.5 साल के दौरान हुकूमत से कितनी मुतमईन है। कुछ तो सीख लो खुदा दे वास्ते, ये कमर टूट जाएगी एक दफ़ा फिर, और फिर ना कहिएगा कि पीडीएम के जलसों में रश क्यों है। कोई दिन ऐसा नहीं कि जिस दिन महंगाई ना आए, पेट्रोल आए रोज़। जब पेट्रोल बढ़ जाएगा तो पूरी तमाम रोज़मर्रा की चीज़ें महंगी हो जाती हैं। अवाम इस वक्त हर तरह से पिस रही है, मजबूर है। इन्होंने दूसरी मरतबा बड़ी कलील मुद्दत में पेट्रोलियम की या जितनी मसनूआत हैं उनकी कीमतों में दोबारा इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत 1 रुपया इन्होंने कम की थी, 5 रुपये 3 दफ़ा बढ़ाया। इमरान खान साहब का प्रोग्राम है सानू गाड़ियाँ बेच के सानू खोत रेड़ियाँ ले आने का। यही है कि ना इंसाफी है, वापस नीचे कर दें तो अच्छा है हमारे गरीब आवाम के लिए। गरीबों का सोचे थोड़ा पेट्रोल को कम करें, गरीब की जरूरत यही है ना। पेट्रोल अगर सस्ता होगा तो दूसरी चीज़ें सस्ती होगी। मेरे रियासत अवाम पर पेट्रोल बम गिराए जाने के बाद आपके तर्जुमानों की वजाहतें यकीनन जलती पर तेल का काम कर रही हैं। अगर हुकूमत अवाम को रिलीफ नहीं दे सकती तो हुकूमती तर्जुमान जख्मों पर नमक पाशी से तो गुरेज कर सकते हैं। बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, धरती बंजर हो तो बरसात से क्या होता है
है अमल लाजमी तकमील तमन्ना के लिए, वरना रंगीन ख्यालात से क्या होता है। ये तो था आज का 10 तक। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।